तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन में। यहाँ पे हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है हमने और साथ में ज्योग्राफ़ी आपको सुबह 5 बजे वीडियो मिलती है और इकोनॉमिक की शाम को 5 बजे वीडियो मिलती है। यहाँ पे दोनों ही भाषाओं में चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। एक एक टॉपिक को अच्छे से डिराइव किया जाता है और एक एक टॉपिक को समझाया जाता है। हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन करते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है, मैपिंग स्केल वगैरह जितनी भी इस बुक में एक एक कंटेंट को अच्छे से समझाया जाता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनती है लेकिन इजी लैंग्वेज में इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशनल मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो हमने कल स्टार्ट किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, जिसका ओवरव्यू हमने देख लिया था। और ओवरव्यू ख़त्म होने के बाद आज हमने स्टार्ट करने के लिए कहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द लार्ज गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब किसी भी प्रोडक्शन का कोई लक्ष्य होता है क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए कोई तो लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो इंसान को प्रॉफिट होगा। तो किसी भी प्रोडक्शन में, गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में हमें लक्ष्य किस आधार पर रखना पड़ता है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, मार्केट की डिमांड क्या है, लोग किस चीज़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। दे आर द 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसी भी गुड्स और सर्विस को बनाने में, उसका प्रोडक्शन करने में 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं उन्हें आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। अब पहला रिक्वायरमेंट इसमें बताया, पहली ज़रूरतमंद चीज़ है ज़मीन। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स और लैंड की ज़रूरत पड़ती है, पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। सेकंड कह रहा है कि सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, और दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेबर। किसी भी काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। पीपुल हु विल डू द वर्क, पीपुल जो कार्य करते हों। सम प्रोडक्शन एक्टिव रिक्वायरमेंट हायरली एजुकेशन वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कोई एक नेसेसरी टास्क होता है किसी भी प्रोडक्शन में, काफ़ी पेचीदा, काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क जो मिलता है, तो उनको एजुकेशन वर्कर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर की, जो उस काम को में स्किल्ड हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर, और कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे सिर्फ श्रम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे लो एजुकेशन के लोग भी चल जाते हैं। हु कैन मैनुअली वर्क, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर जो है प्रोडक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट है जब फिजिकल कैपिटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप समझिएगा। यहाँ पे ये फिजिकल कैपिटल की बात की जा रही है। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कई स्टेज में होता है, पहले मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको बुना जाता है, छाटा जाता है, फिर उसका प्रोडक्शन मतलब धीरे धीरे कई स्टेज में बांटा जाता है। तो हर एक स्टेज पर जो इनपुट लगाया जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। अब आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीन और बिल्डिंग्स की। अब किसी भी, मान लीजिए कि आयरन फैक्ट्री है, तो आयरन्स के लिए क्या चाहिए, टूल्स भी अच्छे खासे होने चाहिए उसको प्रोडक्शन के लिए, मशीन भी होनी चाहिए अच्छी खासी उसको रनवे करने के लिए, उसको चलाने के लिए, और बिल्डिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे अच्छे से स्टोर कर सके लोग, अच्छे से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकें। ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो ये हर स्टेज पे अलग अलग जगह पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तीनों क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल। Tools and machines range from very simple tools such as farmer products to machines such as generator, turbines, computer। तो टूल्स जर्नली आप सब कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि फार्मर का जो हल होता है जिससे वो खेत जोतता है,
और आपका मशीन्स होते हैं, जनरेटर होता है, टर्बिन्स पंखे होते हैं, कंप्यूटर एक्सेट्रा चीज़ें आपको कंपनी या फैक्ट्री में मिल जाएगी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। टूल्स, मैकेनिज्म, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर। तो कई सालों से टूल्स और मशीन्स का, बिल्डिंग्स का यूज़ हो रहा है दुनिया में, ठीक है। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और ये क्या है, फिक्स कैपिटल हो चुके हैं, ये ज़रूरत ही है। अब किसी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि आपको बुक्स की कंपनी फैक्ट्री खोलनी है, बुक्स बनाना है आपको, तो बुक्स बनाने के लिए सबसे पहले पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, फिक्स है कि आपको पेज चाहिए ही चाहिए। बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप अच्छे से स्टोर कर सकें, तो ये भी फिक्स है, ठीक। तो ऐसे ही फिक्स कैपिटल होता है ये, जो चीज़ किसी भी काम करने के लिए फिक्स है कि ये चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें इसका बीट पार्ट है, रॉ मटेरियल एंड मनी है इन हैंड। अब हाथ में पैसा होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और रॉ मटेरियल, कच्चे माल भी होने चाहिए, तभी कोई कहाँ प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन जो वो रॉ मटेरियल की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, सच एज द यार्न, जैसे धागे, यूज़ फॉर वियर्डर, और बुनाकारों के लिए धागों की ज़रूरत पड़ती है। एंड दे कैन क्लेवर यूज बाय द पॉटर। अब जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं उनको चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। ऑल्सो, साथ में, सम मनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट। और सिर्फ रॉ मटेरियल से ही आप किसी भी प्रोडक्शन को नहीं कर सकते हैं, आपको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना तो कुछ आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, बाई अदर नेसेसरी आइटम। अब उस पैसे का यूज़ क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को, उसको रॉ मटेरियल फॉर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कुछ और अदर मटेरियल्स खरीदेंगे और उसमें मिलाकर उसका गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। रॉ मटेरियल एंड मनी इज हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और रॉ मटेरियल जो होता है और जो पैसा आप लगा रहे हैं वो कौन सा कैपिटल में आता है, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। तो ये कैपिटल वगैरह आपको अच्छे से कवर करने होंगे। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज इन प्रोडक्शन। और टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स क्या है, ये भी प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा तो आप रॉ मटेरियल लिखेंगे और मनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे, ठीक है। देयर इज़ द 4 रिक्वायरमेंट टू। अब यहाँ पे चौथा रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्रीजियस टू द एबल टू पुट टुगेदर लैंड। अब चौथा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए आपके अंदर उद्योग और नॉलेज की होना चाहिए, तभी आप किसी प्रोडक्शन को कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है, आपके पास लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल होना चाहिए, उसका वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। प्रोड्यूस आउटपुट आइदर टू बी यूज़ योर सेल, और ख़ुद को आप यूज़ करेंगे, आउटपुट तभी आपको मिलेगा। टू सेल इन द मार्केट, जो कि आप बाज़ार में जाके बेचेंगे। दीज डे इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और आप मार्केट में ले जाके इसको बेच रहे हैं तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। तो हम अगले चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में काफ़ी अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। इन दिस पिक्चर, आपको ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है, आइडेंटिफाई द लैंड। अब इस लैंड को आइडेंटिफाई करना है, लेबर को करना है, फिक्स कैपिटल को करना है, यूज इन प्रोडक्शन। तो ये इन सब चीज़ों को इसी पिक्चर में आपको करना है। तो लेबर तो आपको साफ़ ही लोग दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मशीन वगैरह क्या है, फिजिकल टूल्स हो जाएंगे, ठीक है, फिजिकल कैपिटल में आएंगे। और क्या आपको पूछा है यहाँ पे, फिक्स कैपिटल में हमने मनी बताया था और रॉ मटेरियल। तो ये जो धागे बना रहे हैं ये किस में आ जाएगा, ये फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। और ये चीज़ आप अच्छे से पकड़ रहे होंगे कि अभी ये कि फिक्स कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, फिजिकल कैपिटल्स, ये सब क्या है, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, और तो आपको अच्छे से पूरी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो जो था वो फैक्ट्री का, मशीन का एक लेबर काम कर रहा है, उस चीज़ का ये फ़ोटो है। उसके बाद आगे देखते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच इज़ नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं
वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किस प्रकार इन लेबर्स के, लैंड के, फिजिकल कैपिटल के, ह्यूमन कैपिटल को मिला कर क्या होता है, प्रोडक्शन बनता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें मिलकर किसी एक प्रोडक्शन को कर रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालनपुर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ पालनपुर के माध्यम से हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे, 3 पहले प्रोडक्शन के जो फैक्टर थे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंजर्वेटिवली वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज ए फिजिकल इन दिस चैप्टर। तो फिजिकल कैपिटल को हम यहाँ पे कैपिटल की तरह लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का जो टॉपिक है, फार्मिंग इन पालनपुर। अब पालनपुर में किसानी के बारे में यहाँ पे बात होगी। लैंड इज फिक्स, मतलब जो ज़मीन है पालनपुर में वो फिक्स है, वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। फार्मर इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। अब फार्मिंग जो है वो, किसानी जो है, लोगों की जीवनचर्या का सबसे मेन प्रोडक्शन यही है पालनपुर में। ठीक, 75% ऑफ पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। तो आजीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन को चलाने के व्यापन के लिए 75% पॉपुलेशन गांव की, पालनपुर गांव की किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है। दे वुड बी फार्मर, फार्म लेबर, ये क्या है, या तो किसान है या तो फार्म में नॉन एग्रीकल्चर लेबर भी है। ठीक, मतलब जो किसान के खेतों में, बड़े बड़े किसान खेतों में काम करते हैं तो वो भी, मतलब ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि खेती से जुड़े हुए सभी कार्यों, सभी प्रोडक्शन को देकर ये अपना 75% जो लोग हैं इस गांव के, वो अपने जीवन को चला रहे हैं। दे विल पीपुल इज क्लोइंग रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर, ये फार्मिंग से काफ़ी क्लोज रहते हैं। बट रिमेंबर दैट, लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, देयर इज़ ए बेसिक कॉन्ट्रैक्शन इज राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिक प्रोडक्शन जो राइज बढ़ रहा है प्रोडक्शन में, उसके बारे में बात हुई। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स। अब जो लैंड जो है वो, लैंड ज़मीन की जो एरिया है वो फिक्स है, जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सिंस 1960 इन पालनपुर देयर वॉज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड। और यहाँ से 1960 में देखा जा रहा है कि पालनपुर में ज़मीन की विस्तार नहीं हुआ है। जितने भूमि पे लोग खेती करते आ रहे हैं उतनी भूमि पे खेती हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो समस्याएं भी होती जा रही हैं। ठीक, देयर वॉज नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो आगे देखते हैं। By then, some of the wasteland in the village has been converted to cultivation land. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वेस्टेड लैंड है, मतलब जो यूज़ नहीं में आ रहे थे गांव के ज़मीन, उनको भी क्या कर दिया लोगों ने, उसको भी एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन के लिए चेंज कर दिया। द एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप इज इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। लेकिन फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे जितना पड़ना चाहिए था, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अब लैंड जो वो तो सीमित है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर भी हमें अच्छी ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी हम अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टेयर। अब गांव की ज़मीन जो हो जाएगी, चाहे मतलब शहरों में भी जो ज़मीन जो है वो, उसको मेज़र करने का काम जो है हेक्टेयर में किया जाता है, उसको नापने का। थ्रू इन विलेज, गांव में भी, यू विल मी लैंड एरिया बिलोंग्स टू डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंथिया, एग्जेक्ट्रा। तो आप गांव में भी सुना होगा अपने, बीघा, बिस्वा, धूर, ये एक्सेट्रा, ये क्या है, ये पैरामीटर यूनिट्स हैं जिसके आधार पे लोग अपने लैंड्स को नापते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, ये गांव की लोकल भाषा में बोला जाता है इन्हें। 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विथ 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब ये होता है कि एक साइड का जो है 100 मीटर है। ठीक, कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फिक्स विथ एरिया ऑफ योर स्कूल। अब आपको ये कहना है कि क्या 1 हेक्टेयर से
अपने स्कूल के एरिया को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फर्स्ट जो था लैंड इन फिक्स, तो ये ख़त्म होता है। और सेकंड आपका है इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब यहाँ पे क्या दूसरा कोई रास्ता है कि एक ही लैंड पर ज़्यादा प्रकार के प्रोडक्शन किए जा सके? तो हाँ, ये पॉसिबल है। आप अपने गाँव में देख सकते हैं कि जिस खेत में चावल की खेती होती है, कहीं कहीं वहाँ पे उसी खेत में गेहूं की भी खेती होती है, सरसों की भी खेती होती है। तो मल्टीपल क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बात होगी इन्हीं सब चीज़ों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो, अब यहाँ पे जिस प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होंगे, क्रॉप्स यहाँ पे आपका फसल है, ठीक है, फसल की ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, उन्हें उगाने की। एंड द फर्टिलाइजेशन अवेलेबल, फैक्ट्रीज जो अवेलेबल हैं यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पालनपुर वुड रिम्यूजिबल एज ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालनपुर कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट पार्ट में, उत्तर प्रदेश के। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालनपुर, तो जितने भी लैंड है पालनपुर में, वहाँ पे क्या होता है? खेती होता है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडियल, कोई भी ज़मीन खाली नहीं छोड़ी गई है। ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, खरीफ फसल के समय में, मतलब खरीफ फसल कब होती है? रेनिंग सीजन में, जून जुलाई में, ठीक है। फार्मर ग्रो ज्वार बाजवा, तो फार्मर उसमें क्या करते हैं? ज्वार बाजवा को उगाते हैं। दिस प्लांट आर यूज टू कैटल फीड, ये प्लांट जो होते हैं वो कैटल पालते हैं, भैंस हो गई, गाय हो गई, उनको बकरियों के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है इन क्रॉप्स का, ठीक है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन, अब गेहूँ की खेती के लिए, द फार्मर कीप इनफ वीट फॉर दिस फैमिली कंज्यूमेशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट ए मार्केट इन रायगंज। तो यहाँ पे होता ही है कि यहाँ के किसान जो है गेहूँ की फसल उगाते हैं और अपने साल भर के खर्चे के अनुसार गेहूँ अपने कुछ घरों में रख लेते हैं, बाकी बची हुई गेहूँ को ले जाके वो जो बड़ा गांव है इनका 3 किलोमीटर दूर इनसे, रायगंज, वहाँ पे जाकर बेच आते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। अब इस गांव के पार्ट में भी क्या होता है, कहीं कहीं आपको गन्ने की भी खेती देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे हर साल में एक ही बार कल्टीवेशन होता है गन्ने का, ठीक है। तो गन्ना पूरे साल में एक ही बार उगता है, वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। शुगर कैन इन इट्स देयर रॉ फॉर्म, अब शुगर कैन जो कच्चे माल की तरह अगर इसको लेते हैं, ठीक है, इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। तो ये शाहपुर जो छोटा सा टाउन था, यहाँ पे रायगंज में नहीं जाता है ये, क्योंकि ये रॉ मटेरियल सीधा फैक्ट्री में इनको भेजा जाता है। तो ये शाहपुर के जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, वो आके गांव के पालनपुर से शुगर कैन को लेकर जाते हैं। द मेंटेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर इज़ ए पालनपुरी ड्यू टू द वेल डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब ये सोचने वाली बात ये है कि एक ही लैंड पे एक ही साल के अंदर 3 प्रकार का फसल उगाया जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है, मतलब सिस्टम जो पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप्ड है इरिगेशन के लिए, यहाँ पे सिंचाई के लिए सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्लीस्ट इन पालनपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरह से फैली हुई है। कभी कभी बरसात भी नहीं होगी तो लोग इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल के द्वारा भी एग्रीकल्चर को अपने जारी रख सकते हैं। तो इससे प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी मिलेगी। इसके बाद कह रहा है इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम फॉर इरिगेशन, और इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? बड़ा प्रभाव इरिगेशन में, ठीक, उसकी सिंचाई के लिए। पर्शियन विल्स वेयर द टिल देन यूज बाय द फार्मर टू ड्रीव वाटर फ्रॉम द वेल, और यहाँ पे गांव में जो कुएं से निकालने के लिए भी या इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जो वेल्स लगे होते हैं चक्के, हाँ गांव में, ठीक, उनको भी रन करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। किस में चक्के लगे होते हैं? यहाँ पे कुएं के अंदर। आप देख रहे होंगे पुरानी फिल्मों में, आप मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में बाल्टी की तरफ पानी निकलता है धीरे धीरे कुएँ में से, और नालियों के माध्यम से खेतों की तरफ जाता है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ये भी आपको गांव में देखने को पालनपुर में मिल जाएगा।
People saw that the electric run tubes could irrigate much large area of the land more effectively. तो लोगों ने देखा कि जो लोग अपना एक ट्यूबवेल रख ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ भी फोकस करने वाली चीज़ है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल बाय गवर्नमेंट। तो शुरुआत में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ट्यूबवेल्स जो हैं वो गांव के अंदर बने, जिससे प्रोडक्शन में थोड़ी तेज़ी आई। सून और कुछ दिनों बाद ही वेन एवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, कुछ दिनों बाद ही गांव में लोग जो धनी किसान थे उन्होंने क्या किया कि वो अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो उनसे प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी मिल गई, क्योंकि थोड़ी मोड़ी अगर बरसात लेट लपेट भी आती है तो उनका प्रोडक्शन अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। तो ट्यूबवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एज अ रिजल्ट बाय द 1970 द इंटायर कल्टिवेशन एरिया इज 20 हेक्टेयर वॉज इरीगेट। अब 1970 के अकॉर्डिंग पालनपुर में 200 हेक्टेयर ज़मीन के इरिगेशन जो सिंचाई होता था। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका पर्पल कलर में जो दिया हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैज़ सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में जितने भी गाँव हैं वहाँ पे हाई लेवल का सिंचाई करने का सिस्टम वेल डेवलप है। अपार्ट फ्रॉम द रिवरलिन्स प्लेन, अब नदियों के किनारे वाली चीज़ों में बात की जाए, कोस्टल जो तटीय क्षेत्र हैं उनके आवर कंट्री के उनके बारे में इरिगेशन के बारे में बात किया जाए, इन कॉन्ट्रैक्ट प्लेट्यूम्स दक्कन पठारियों के बारे में बात की जाए, सच एज द दक्कन प्लेट्यूम हैज़ लो लेवल ऑफ इरिगेशन। तो दक्कन में आप दे सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा जो है बहुत कम पाई जाती है। कहाँ पे? दक्कन प्लेट्यूम्स में। ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री इज़ ए लिटिल लेस। यहाँ पे कल्टीवेशन की बात करें तो हमारे देश में कम ही कल्टीवेशन वाली एरिया आपको देखने को मिल जाती है। दैन 14% ऑफ इरीगेशन इवन टुडे, और जिसमें से 40% के ऊपर ही सिंचाई करने की सुविधा अभी तक हम लोगों ने बनाई रखी है। यानी कि हमें भी और भी इस सुधार में वेल डेवलप सिस्टम करना होगा ताकि हमारा प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ कर सके। लेकिन अभी अभी हम फिर भी हमारे कंट्री में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री हम लोगों ने राइस उगाने में है। हमारा एमपी का गेहूँ काफ़ी फेमस है। तो इरिगेशन और जैसे सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हर साल कुछ ना तो कुछ हमारे होता ही रहता है। अगर आज भी बात करें तो भारत के 40% किसान जो हैं वो डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, ट्यूबवेल पे। वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। वो एग्रीकल्चर के लिए आज भी बरसात का मौसम पे डिपेंड करते हैं। बरसात होगी तो उनको फ़ायदा होगा। यानी कि 40% पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इन 40% पॉपुलेशन को अगर हम वेल डेवलप सिस्टम से कनेक्ट कर दें तो हमारा प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। The grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping। अब मल्टीप्लाई क्रॉपिंग्स आ जाएगा तो आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि सेम लैंड पे आप कई प्रकार के क्रॉप्स को फसल को उगाते हैं तो उसे हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं एक ही साल के अंदर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ये क्या है? बहुत काफ़ी कॉमन, काफ़ी साधारण तरीका है एक ही छोटी से लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। ऑल फार्मर इन पालनपुर ग्रो अटेंशन टू मेन क्रॉप। अब पालनपुर गांव में 2 मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एंड थर्ड क्रॉप्स इज़ द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। लगभग 20 से 50 साल से लोग यहाँ पे थर्ड क्रॉप्स की तरफ पोटैटो भी उगा लिया करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स। वीट भी उगता है यहाँ पे, पालनपुर में बाजरा भी हो जाता है, शुगर कैन भी होता है और पोटैटोज़ भी होता है। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर वेल डेवलप सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से उछाल आएगा। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए काफ़ी है।
कल अगले वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।